outlines is preventing infection among healthcare workers. So first of all, hazards in healthcare environment, human factor affecting safety, training and education of healthcare worker, safe work practices, occupational health program, pre-employment assessment, occupational vaccination program, and post-exposure management program. So first, preventing infection among healthcare worker. Health workers perform a wide range of activities in varying environments that can put their health and well-being at risk of harm. Adherence to standard precaution and transmission-based precaution help in protecting healthcare worker as well as patient from transmission of infections. Safe work practices help in preventing exposure to hazard in the workplace. जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग गतिविधियों से कई प्रकार से वर्क करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है जो कि जिससे कि हमें उन्हें प्रिवेंट करना है. एंड जो पेशेंट्स हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं उनके बीच जो इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड हो रहे हैं उससे प्रिवेंट करना और सेल्फ प्रैक्टिसेस करना. Hazards in healthcare environment like physical injuries while lifting and shifting patient. Physically ऐसे इफेक्ट करता है जब पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं तो उस दौरान चोट लगती है तो पेशेंट को जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अफेक्ट्स होते हैं. एंड केमिकली एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स सच एज disinfectants. Biologically like infection transmitted in the healthcare environment. Radiation in X-ray and radiotherapy units. Psychological such as stress due to understaffing and night shifts. Ergonomic like backache or neck ache or eye strain due to poorly designed seats, computer workstation. जब सही से चेयर्स नहीं होती या फिर सही से सीट्स नहीं होते या फिर जो वर्क स्टेशन है वो सही से नहीं होता जिसके कारण से एनवायरनमेंट इफेक्ट पड़ता है. एंड एक्सीडेंट्स फॉल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी अरेंजमेंट, जो सही से अरेंजमेंट नहीं होता उसके कारण से. मेजर बायोलॉजिकल हजार्ड्स लाइक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, HBV, SCV और HIV. Then respiratory infection, influenza, TB, COVID-19 and other like viral hemorrhagic fevers such as Ebola virus disease and Nipah और Zika etc. Needle stick injury जो कि सभी अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं. Needle stick injury is a cutaneous cut, scratches or puncture from a needle that was contaminated with a patient blood whether or not the injury drew blood. जो नीडल स्टिक इंजुरी है, मेन नीडल स्टिक इंजुरी सबसे पहले तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको नीडल स्टिक इंजुरी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए जिससे कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. लाइक जो हमारे आयाज होती हैं और जो कीपर्स होते हैं, जो अपने स्वीपर्स, उनको इन सबके नीडल स्टिक इंजुरी के बारे में ट्रेन करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क प्लेस में उन्हीं लोग काम करते हैं और उनको ही ज्यादा वो है. तो जैसे ही उनको नीडल स्टिक इंजुरी होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उनको ये ट्रेन करना चाहिए कि रनिंग वाटर जिस जगह पे पंच हुआ है उस जगह पे नीडल जहाँ पे इंजर्ड हुई है वहां पे रनिंग वाटर से वॉश करना है एंड देन इन्फॉर्म करना है अपने वहां पे जो भी रेजिडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं उनको एंड इंचार्जेस को. एंड वो फिर आगे हाई फैकल्टी में जो HIV फैकल्टी वहां पे उन लोग वो करेंगे. नेक्स्ट, ह्यूमन फैक्टर अफेक्टिंग सेफ्टी. A number of individual factor affect a person performance, those predisposing them to error. Two factors with the greatest impact are fatigue and stress.
Strong scientific evidence links fatigue and impaired performance, making it a known risk factor for safe practice. क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर और हम सही से डिस्पोज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं. इसमें सबसे ज्यादा चांसेस तब होते हैं जब हमारे लॉन्ग शिफ्ट्स हैं, थके हुए हैं, नींद नहीं हुई, नाइट शिफ्ट के एंड में सुबह सुबह हमको कोई सैंपल कलेक्ट करना है. तो बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स ऐसे हैं, इवन आफ्टर गोइंग फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी माइट गेट इंजर्ड, और वही सबसे ज्यादा आर ससेप्टेबल होते हैं इन सब इंजरीज के होने के लिए. तो जो मैडम ने अभी बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम रिस्क पे हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजिकल रिस्क है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिकल हैं, बहुत सारा आपका ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन, है ना. स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आईपीसी प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. और मोस्टली जब हम नीडल स्टिक इंजरी की बात करते हैं तो वो एक सबसे ज्यादा कॉमनली होने वाली इंजरी है, चाहे वो हम लोग एज नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो हम लोग एज हाउसकीपिंग स्टाफ हो, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो. एंड मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिस्क किसको होता है? सॉरी, हाउसकीपिंग. यस, दे आर एट द बिगेस्ट रिस्क, स्पेशली व्हेन द वेस्ट इज नॉट बीइंग डिस्पोज्ड प्रॉपरली. तो जो हम कल बात कर रहे थे पंक्चर प्रूफ ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स की, तो अगर हम उसमें डिस्पोज करेंगे तो उस रिस्क को हम अपने लेवल से काफी हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटीग्रेटेड. ऐसा नहीं है कि ये चीजें हम अलग अलग बात नहीं कर सकते, एक चीज से दूसरी चीज अफेक्ट होती है. बायोमेडिकल वेस्ट अगर हम ठीक से डिस्पोज करेंगे तो बाकी लोगों का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा. तो इस प्रकार से हमें हमारे सेटअप में बहुत सारे रिस्क्स को पहले असेस करके रखना होगा. जैसे जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें बहुत सारे केमिकल्स से काम करना है, तो उन केमिकल्स से क्या रिस्क हो सकता है. आप बायोकेमिस्ट्री लैब में जाइए या आप किसी और लैब में जाइए तो वहां पे एसिड गिर गया, एल्कली गिर गया, कोई और रिएजेंट गिर गया, उससे बर्न हो गया. सो ऑल दोज काइंड ऑफ रिस्क शुड बी प्री असेस्ड, और उसके आधार पर फिर हमको आगे बढ़ना है. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर. So first, induction and refresher training must be provided to all healthcare worker in IPC. जो भी हमारे न्यू स्टाफ आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना, और IPC के अकॉर्डिंग जो भी है अपना ट्रेनिंग्स तो उसको प्रोवाइडेड करवाना चाहिए. एंड ट्रेनिंग शुड इंक्लूड ऑल कैडरेस ऑफ हेल्थ care facility staff including supervisory, managerial, security, cleaning, housekeeping and contractual staff. जो हमारे housekeeping staff है, cleaning staff है, security, उन सभी को include करना चाहिए इस training में. And then there should be a training calendar for refresher training, schedule on who and when should be trained. हमें एक कैलेंडर से मतलब एक टाइमिंग डिसाइड करना चाहिए और हर मंथ में एक बार ट्रेनिंग देना चाहिए. सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, पेशेंट एंड विजिटर शुड बी एम्फासिस. जो वर्कर्स हैं उनको और पेशेंट के साथ जो आने वाले जो विजिटर हैं उनको भी हमें ट्रेनिंग देना चाहिए. ट्रेनिंग शुड बी पार्टिसिपेटरी एंड बेस्ड ऑन द स्किल and competency of healthcare worker. Preferably, the training should be conducted to local language. जब भी हम ट्रेनिंग देंगे तो अपने लोकल लैंग्वेज में देंगे ताकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इजीली अंडरस्टूड रहें. सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना चाहिए जो कि जिसमें कि हैंड हाइजीनिक, जो 7 स्टेप ऑफ हैंड हाइजीनिक, एंड देन PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, safe injection practices, respiratory hygiene and cough etiquette, environment cleaning and disinfected, waste management and sterile instrument and devices, transmission based precautions लेना चाहिए. This is all a repetition of what all we have discussed. कि पहली चीज तो ये है कि हमको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एज वेल एज ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस. सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस होना चाहिए. तो उस सब के बावजूद भी कई बार कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बट दिस इज द की टू दिस थिंग.
और अगर कोई एपिडेमिक है तो हमको स्पेशल आइसोलेशन प्रिकॉशंस भी लेना है जो भी उस पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए अप्रोप्रिएट है. अगेन सेम एग्जाम्पल कम्स बैक, दैट ऑफ कोविड. So that was not an usual practice, but after this COVID, we have learnt a lot. Occupational health program. Evaluation for general health of employee, including infection disease at entry, periodically as required. Second, before being allowed to work in high-risk areas, all staff should be assessed and offered testing and vaccinated for specific infectious disease. Occupational health means कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनमें कोई डिसीज तो नहीं हो रही है, उस डिसीज की शुरुआत से ही उनको जान ले तो ज़्यादा बेटर. एंड जो भी हाई रिस्क एरियाज हैं वहाँ पे उन लोग जाके वर्क करते हैं तो पहले से ही उनका जो भी है वैक्सीनेशन करवाना चाहिए. डिटेल ऑफ मेडिकल हिस्ट्री वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी इम्यून डिसऑर्डर शुड बी रिकॉर्डेड. जब भी हेपेटाइटिस वैक्सीन हम लगवाते हैं तो वो रिकॉर्डेड होना चाहिए हमारे पास. एक्सपेक्ट इन केसेस ऑफ आउटब्रेक्स रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर अ कैरियर स्टडी इज नॉट रिकमेंडेड. Healthcare worker can be protected from HAIs by preventive health checkups once a year, immunization and PEP immediately after accidental occupational exposure to a patient blood and body fluids. बेसिकली हमारा एक इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम हो जिसमें हम ट्रेनिंग्स शेड्यूल करें, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग्स, and then trainings obviously they should be conducted in local language. मान लीजिए हम हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं और हम इंग्लिश में लाके प्रेजेंटेशंस दे दें उनको, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सिमिलरली बहुत उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. जैसे कि हमको अगर बताना है कि 1% हाइपोक्लोराइड कैसे बनाना है, तो आप उनको ये नहीं बता पाएंगे कि आपके पास ये 10% सॉल्यूशन है तो इससे 1% में आप 1 ml नापो, फिर 9 ml नापो और आपका 1% बन जाएगा. इजी प्रोसेसेस, आप उनको कुछ कंटेनर्स दे दीजिए जिनमें ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, यहाँ तक हाइपो डालना है, यहाँ तक पानी डालना है और ये आपका 1% बन जाएगा. सो दिस इज लाइक दैट. वी हैव टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स, वी हैव टू मेक सम इजी सॉल्यूशंस, राइट. तो लोकल लैंग्वेज में हो, उस काम को हमें सही तरीके से कराना है. हमको कोई दिस इज नॉट अ शो वेयर वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स वेल. दिस इज सिंपली कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, communication of concepts, and those things should be in practice. तो इसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग्स, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स का हमारा कैलेंडर हो. हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनके हेल्थ चेकअप्स हों, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स हों, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर दिस प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर वर्कर्स. Post-exposure management program. Create awareness about the reporting facility regarding sharp injury exposure among the staff and conduct orientation of new employees to IPC policies of the facility. जो हमारे new health workers हैं उनको इस IPC के बारे में inform करना और उन्हें बताना कि इसके क्या क्या importance हैं. And then develop specific post-exposure policies and ensure their compliance. Educate and train the staff on standard work precaution, risk associated with exposure, vaccination and prophylaxis treatment option available. जो हमारे स्टाफ हैं उनको एजुकेट करना और उन्हें बताना अपने स्टैंडर्ड वर्क प्रिकॉशन के बारे में कि कैसे वर्क करना है. अगेन इतना सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कोई एक्सपोजर हो जाता है तो उसके लिए भी वी हैव टू हैव एन मैनेजमेंट प्लान, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट. सो इट्स नॉट ऑलवेज प्रोफाइलैक्सिस, वी कैन से पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट. जैसे कोई नीडल स्टिक इंजरी हो गया तो इमीडिएटली आपको सोप एंड वाटर से रनिंग वाटर में वॉश करना है, फिंगर को मुंह में नहीं दबाना है, स्पिरिट नहीं डालना है ना. ये सब चीजें पता होना चाहिए. डूज एंड डोंट्स यू शुड नो. बहुत सारे जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं जिनमें कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए हम पोस्टर्स,
SOPs अपने वर्क स्टेशंस पर लगाकर रख सकते हैं। जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वहां पर होना चाहिए कि अगर कोई एडवर्स इवेंट हो जाता है तो होम टू रिपोर्ट, वाई टू रिपोर्ट। आपको उनको बताना है कि इससे ये रिस्क है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इंजरी हो गई, अरे ठीक है हो गई, होता रहता है। नहीं, वी शुड नो कि इसके साथ क्या एसोसिएटेड रिस्क है, व्हाट कुड कम विद दिस। तो विद दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस वी कैन वेलकम मैम। So with that kind of awareness, we have to move ahead, and we really need to talk about this post-exposure management program also. कि पहली चीज exposure नहीं हो, exposure अगर हो जाता है तो we should have our plan ready that what to do after this exposure, and that is known as post-exposure management. इसमें एक बहुत बेसिक सी चीज ये है कि हमें हमारे स्टाफ को इस चीज के लिए ट्रेन करना है, इस चीज के लिए बताना है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं करना है वो ये है कि उसको हाइड नहीं करना है। कोई भी अगर एडवर्स इवेंट हुआ, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो इतना बस याद रखिए, एक बिल्कुल थंब रूल, कि आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, यू जस्ट गो टू हिम और हर एंड टेल देम कि दिस हैज हैपेंड, हमको ये नीडल लग गई। अब क्या करना है उसके बारे में आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको छुपा के अपने पास लेके बैठ जाएंगे तो उसमें कुछ भी करना संभव नहीं होगा। HIV के केस में गोल्डन आवर्स इज 2 to 4 आवर्स। अगर 4 घंटे के अंदर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लेते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, राइट? सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Post-exposure management program conducted. Promote reporting and record keeping of all occupational exposure. Evaluation of type of exposure and risk of seroconversion involved. Counseling and treatment of exposure, post-exposure vaccination, drugs, immunoglobulin, and follow-up testing. इट्स ओके। सो जैसा मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन ऑफ टाइप ऑफ एक्सपोजर, सीरो कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, काउंसलिंग करना है, फॉलो अप टेस्टिंग्स करने हैं। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीक्वेंस। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस अगर कहीं पर एक्सपेक्टेड है तो जैसा मैंने बताया उसको आपको सोप एंड वाटर से वॉश करना है। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग होना चाहिए। टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ एक्सपोजर इज टू बी असेस्ड। कैसा एक्सपोजर हुआ है, डीप हॉलो बोर नीडल थी कि सॉलिड नीडल थी, ब्लड सॉइल थी कि नहीं थी, कम ब्लड था कि ज्यादा ब्लड था, राइट? सो ऑल दिस इज डीप प्रिक था कि सुपरफिशियल स्क्रैच था। सो एवरीथिंग इज टू बी असेस्ड। बेस्ड अपॉन दैट वी नीड टू गो फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो उसके आधार पर दो चीजें देखी जाती है, एक्सपोजर कोड क्या था एंड सोर्स कोड क्या था। अब सोर्स नॉन नेगेटिव है कि नॉन HIV पॉजिटिव है, या नॉन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है, या फिर सोर्स हमें पता ही नहीं। हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ आए वो कचरा लेने आए एंड सडनली उनको प्रिक हो गया। दिस इज अ वेरी कॉमन इंसिडेंस। सो उसमें हम बोलेंगे कि सोर्स अननोन, क्योंकि इतने सारे नीडल थे, किससे प्रिक हुआ वी डोंट नो। एंड इवन इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव नीडल देयर, तो उसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा जो हमारा वेस्ट है वो कंटामिनेट हो गया उस पॉजिटिव कंटामिनेटेड नीडल से, right? So we need to be very vigilant about it. Next please. So this is how there are some recommendations for PEP regime for HIV. I'm not going into detail of this thing. पहले दो प्रकार के regime हुआ करते थे, basic and expanded, and there was always a debate कि कब भाई basic कैसे दें और expanded कैसे दें, क्योंकि उसमें combination देखना पड़ता है कि source code क्या है, exposure code क्या है, उसके कॉम्बिनेशन के आधार पे बेसिक दें कि एक्सपैंडेड दें। बट देयर हैव बीन मेनी डिस्कशंस, मल्टीपल डिस्कशंस ऑन दिस थिंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिशियंस दे कम टू द कंक्लूजन कि भाई बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो ज्यादातर लोग एक्सपैंडेड रिजीम को ही प्रेफर करते आए हैं, और वही चीज अभी ये रिकमेंडेशन में है जो कि आपके नाको की तरफ से है, और इसमें 3 ड्रग रेजिम इज preferred, that is TLD, tenofovir, lamivudine and dolutegravir.
So basically for all practical purposes we should know one thing. कोई भी अगर prick हुआ है तो first aid क्या करना है? Wash with soap and water. Do not use alcohol or spirit to clean it, because spirit adds to trauma, local trauma. सेल्स वहां पर उससे ट्रॉमेटाइज होते हैं और वायरस की एंट्री को वो फैसिलिटेट करता है. तो कई बार जो एक कॉमन मिथ है कि कुछ भी हो गया स्पिरिट उड़ेल लिया, लगभग सब जगह रहता है कि वो कट हुआ, प्रेक हुआ, उस पर पहले हम स्पिरिट डालते हैं फिर कुछ और सोचते हैं. नो. या उसको दबा के वी ट्राई टू स्क्वीज. स्क्वीजिंग भी नहीं करना है. स्क्वीजिंग से अगेन वायरस का एंट्री विल बी फैसिलिटेटेड. फिंगर मुंह में डाल लिया, नो, बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है. सिंपल वॉशिंग विद सोप एंड वाटर 1. रिपोर्ट टू योर इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर 2. डू नॉट पैनिक, डू नॉट हाइड. आगे क्या करना है? रिपोर्टिंग ऑफिसर्स विल सी. Ideally, each and every institute has to have few doses, at least 2 doses of this PEP, first dose on site, जिसके की रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम और नंबर वहां पता होना चाहिए. रात को 2 बजे भी अगर आपको प्रिक होता है तो यू शुड नॉट हेजिटेट टू टॉक टू योर ऑफिसर. उनको तुरंत बताएं, किसी भी तरह से उसको अरेंज कराएं. 4 घंटे के अगर हम लेते हैं तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज मिनिमाइज्ड. राइट. नेक्स्ट प्लीज. दैट्स इट. So this is all about this prevention of infection in healthcare workers. जिसमें कि सबसे पहली चीज standard precautions and transmission based precautions we have to follow. Even after follow, अच्छा उसके अलावा training and education programs. हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने कलीग्स को ट्रेन करें, आप अपने जो हाउसकीपिंग स्टाफ हैं उनको ट्रेन करें, उनको अवेयर करें कि भैया तुम्हारा इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे नहीं करो, ग्लव्स पहन के करो. एंड again हमारे पार्ट में हमारा बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन शुड बी प्रॉपर, so that has to be proper. So all these things are going to make the practices safe for us and make the environment safe for us also. So thank you very much. इसमें कोई questions अगर हैं तो